नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट और ब्रेकिंग न्यूज। और आज की ब्रेकिंग न्यूज है ब्रिटेन का यूक्रेन में सेना भेजने का ऐलान। ब्रिटिश रक्षा मंत्री का कीव में ऐलान हुआ है। ब्रिटिश सेना ट्रेनिंग के नाम पर यूक्रेन जाएगी और यूक्रेन में पहली बार नेटो देश की सेना उतरेगी। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर। और इधर यूक्रेन युद्ध में अगर नेटो की सेना उतरेगी तो पुतिन के सब्र की सीमा टूट जाएगी। पुतिन और उनकी सेना 24 घंटे से बहुत भड़की हुई है। पुतिन के गुस्से की वजह है यूक्रेन का वो हमला जो उसने रूस की धरती पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइलों से किया है। लेकिन अब जबकि ब्रिटेन यूक्रेन में ट्रेनिंग के नाम पर अपनी सेना भेजने जा रहा है तो अब यूरोप पर महाविनाश का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। रूसी सेना न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन को भी दहलाने का अभियान लॉन्च कर सकती है। युद्ध में विनाश का परमाणु सत्र शुरू हो सकता है। यूरोप में परमाणु हमले का खतरा बहुत बढ़ गया है। पुतिन सेना लंदन समेत कई टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। प्रलय की सबसे बड़ी बारूदी आग भड़कने की आशंका बढ़ गई है। पुतिन और उनकी सेना इतनी क्रोधित है कि वो यूरोप में या तो परमाणु हमला या फिर ऑरेशनिक से विस्फोट कर सकती है। रूस के इस क्रोध का कारण है यूक्रेन का वो हमला जो उसने पश्चिमी देशों के हथियारों से रूस की धरती पर किया है। रूस के ऑरेशनिक हमले के बाद भी यूक्रेन नहीं माना। उसने एक बार फिर रूस में विनाश की बड़ी ज्वाला भड़का दी। इस बार रूस में यूक्रेन ने अटैक एमएस, स्टॉर्म शैडो और ड्रोन से एक साथ भीषण हमला किया। अमेरिकी और ब्रिटिश लॉन्ग रेंज मिसाइलों से रूस में यूक्रेन का ये चौथा और अब तक का सबसे बड़ा हमला है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के हमले से रूस में इतना बड़ा जलजला अब तक नहीं आया था। यूक्रेन के टारगेट पर इस बार रूस का रोस्तोव प्रांत था। रोस्तोव में यूक्रेन ने 10 अटैक एमएस मिसाइलें, 8 स्टॉर्म शैडो मिसाइलें और 18 ड्रोन फायर किए। ये सभी प्रक्षेपास्त्र एक साथ फायर किए गए। परिणाम यह हुआ कि रोस्तोव बारूदी आग में जलने और धधकने लगा। रोस्तोव में विनाश की ये बड़ी आग तब भड़की जब यूक्रेन ने पश्चिमी देशों की लॉन्ग रेंज मिसाइलों से आक्रमण किया। यूक्रेन के हमले से नोवोशकतिस्क रिफाइनरी धू कर जल गई। ये रिफाइनरी रूस की टॉप 10 ऑयल रिफाइनरीज में से एक है। यहां हर दिन 1,73,000 बैरल तेल का उत्पादन होता था। लेकिन अब यह रिफाइनरी विनाश की आग में बुरी तरह से जल गई है।
यूक्रेन के हमले से रोस्टोव में 3 फैक्ट्रियां और 2 पावर स्टेशन भी जल गए। यूक्रेन ने सिर्फ रोस्टोव को ही नहीं दहलाया बल्कि क्रीमिया में भी हवाई हमले किए। यूक्रेनी एयरफोर्स ने खेरसोन से क्रीमिया की तरफ स्टॉर्म शैडो मिसाइलें फायर की। रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया में भी आधी रात कई धमाके हुए। विस्फोट की वजह से 3 जगहों पर आग लग गई। रूसी धरती पर यूक्रेन के इसी हमले के बाद पुतिन और उनकी सेना आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। क्रेमलिन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आज रात ही पुतिन प्रतिशोध का ऑर्डर दे सकते हैं। इस बार रूस यूरोप पर आक्रमण कर सकता है। रूस का पहला टारगेट लंदन हो सकता है। रूस ने बेलारूस के ब्रेस्ट शहर में ऑपरेशनिक मिसाइलों की तैनाती कर दी है। रूस का पहला टारगेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। लंदन और ब्रेस्ट की दूरी 1850 किलोमीटर है। अगर ब्रेस्ट से मिसाइल फायर किया जाएगा तो ये लंदन सिर्फ 8 मिनट और 8 सेकंड में पहुंच जाएगी। पुतिन के टारगेट पर सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश भी हैं। ब्रेस्ट से यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी 653 किलोमीटर है और ऑपरेशनिक यहां सिर्फ 2 मिनट 7 सेकंड में तबाही मचा देगी। रोमानिया में अमेरिका का जो एयरबेस है वो ब्रेस्ट से 1180 किलोमीटर दूर है। यहां रूस की IRBM मिसाइल सिर्फ 5 मिनट और 5 सेकंड में पहुंच जाएगी। पोलैंड में भी अमेरिका का एयरबेस है। ब्रेस्ट से अमेरिकी एयरबेस 686 किलोमीटर दूर है। इसे ऑपरेशनिक मिसाइल 3 मिनट 2 सेकंड में तबाह करने में सक्षम है। जर्मनी में मौजूद अमेरिका का रमस्टाइन एयरबेस और ब्रेस्ट के बीच 1405 किलोमीटर का फासला है। रूस की घातक मिसाइल रमस्टाइन एयरबेस को 6 मिनट और 1 सेकंड में हिट कर सकती है। अगर रूस बेलारूस के ब्रेस्ट से ऑपरेशनिक मिसाइल फायर करता है तो ये फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी 5 मिनट में पहुंच जाएगी। वहीं ब्रेस्ट से 406 किलोमीटर दूर मौजूद लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस को ऑपरेशनिक मिसाइल सिर्फ 1 मिनट 7 सेकंड में ध्वस्त कर सकती है। रूस पर यूक्रेन ने जो हमला किया है वो रूस के न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल सेना के हेड इगोर की हत्या के तीसरे दिन हुआ है। रक्षा जानकारों का मानना है कि इस हमले के बाद अब पुतिन का सब्र जवाब दे चुका है। माना जा रहा है कि आज रात ही पुतिन अपनी सेना को जवाबी कार्रवाई का आदेश दे सकते हैं। इस बार रूस जो हमला करेगा वो पिछले हमले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पिछले हमले में रूस ने ऑपरेशनिक मिसाइल से विस्फोट किया था। इस बार रूसी सेना या तो एक साथ कई ऑपरेशनिक मिसाइलें फायर कर सकती है या फिर यूरोप में एटमी धमाका हो सकता है। यूरोप में परमाणु हमले की आशंका तब बढ़ गई जब रूस के उप विदेश मंत्री सरगई ryabkov ने कहा कि पश्चिमी देश रूस को परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। माना जा रहा है कि रूस का पहला टारगेट लंदन और फिर अमेरिका है। इस बात के संकेत तब मिले जब रूस ने ब्रिटेन और अमेरिका की घेराबंदी शुरू कर दी। रूस ने अमेरिका के पास अलास्का में 2 Tu-95 परमाणु बॉम्बर भेज दिए।
इस तैनाती से रूस ने अमेरिका की आसमानी घेराबंदी कर दी है। भूमध्य सागर में रूस ने मजोर्का आइलैंड के पास अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। ये तैनाती यूरोप और खासकर ब्रिटेन के खिलाफ की गई है। सूत्रों के मुताबिक रूसी सेना गुप्त रूप से यूरोप की घेराबंदी कर रही है। घेराबंदी के साथ ही पुतिन का ऑपरेशन यूरोप शुरू हो सकता है। उधर अजरबैजान ने नेटो को सलाह दी है कि वो रूस को ना छेड़े, वरना इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव ने कहा है कि रूस और नेटो के बीच सीधा युद्ध दुनिया के लिए विनाशकारी साबित होगा। इस महायुद्ध की वजह से कोई भी देश सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ये आशंका यूं ही नहीं है। नेटो रूस के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहा है, उससे पुतिन बहुत भड़के हुए हैं। पुतिन का आक्रामक रुख इस बात का संदेश दे रहा है कि वो किसी भी वक्त परमाणु प्रलय का बटन दबा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है। यूक्रेन के पोक्रोवस्क में रूस का हमला हुआ है। पोक्रोवस्क में रूसी आर्टिलरी का एक्शन हुआ है। यूक्रेन के ठिकानों पर जबरदस्त हमला करने की भी जानकारी मिल रही है। ब्रसेल्स में ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद ईयू और नेटो देशों ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई के लिए प्रतिबद्धता जताई है। इसके साथ ही यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स की आड़ में ईयू सेना को तैनात करने पर फाइनल मोहर लग चुकी है। बाइडेन की इस रणनीति से रूस के राष्ट्रपति भड़क गए हैं। पुतिन ने यूरोप के नेटो सदस्य देशों के खिलाफ 2 बड़े कदम उठाए हैं। यूरोपीय देशों पर दबाव बढ़ाने के लिए परमाणु इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को वॉर ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है और इसके साथ ही यूरोप में सैबोटाज ऑपरेशन शुरू किया गया है। यूक्रेन की राजधानी सहित पूरे यूरोप पर एटमी खतरा मंडराने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस वापसी के बाद जिस युद्ध का अंत माना जा रहा था, वो युद्ध उनके व्हाइट हाउस में कदम रखने से पहले ही महासंग्राम में बदलने जा रहा है। सत्ता के अंतिम दिनों में बाइडेन ने विनाशकारी बंदोबस्त कर दिए हैं। बाइडेन की इस रणनीति पर ब्रसेल्स में ईयू वेस्टर्न बाल्कन समिट के दौरान ईयू और नेटो नेताओं के हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिसके गवाह खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बने। ब्रसेल्स की इस बैठक में यूरोप के देशों ने मिलकर रूस विनाश की रणनीति को आकार देने पर सहमति जताई, लेकिन यह रणनीति केवल रूस विनाश तक ही सीमित नहीं रहेगी। क्योंकि रूस पर होने वाले हमले पुतिन को यूरोप पर एटमी पलटवार के लिए मजबूर कर सकते हैं। ब्रसेल्स की इस बैठक में जो तय हुआ है वो महासंग्राम की भूमिका बन सकता है। ब्रसेल्स की इस बैठक में ईयू नेटो के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी। यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर 1 लाख सैनिक तैनात किए जा सकते हैं। इसके साथ ही लंदन को यूक्रेन की कार्यकारी राजधानी बनाया जा सकता है। ईयू से यूक्रेन को नए और हाईटेक हथियार दिए जाएंगे। जर्मनी $8 बिलियन यानी 68,000 करोड़ रुपए के हथियार यूक्रेन को देगा। वर्ल्ड बैंक से यूक्रेन को 17,000 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। यह मदद रूस की सीज की गई संपत्तियों को बेचकर दी जाएगी।
बैठक के बाद नेटो प्रमुख ने रणनीति के बारे में पत्रकारों को जानकारी नहीं दी। मार्क रूटे ने कहा कि चर्चा में नेटो की योजना के बारे में रूस जान जाएगा। ब्रसेल्स की इस बैठक में समझौतों और घोषणाओं के बाद रूस का क्रोध भड़क उठा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय देशों पर हमले की तैयारी कर ली है। यूरोप के साथ जंग से पहले ही यूरोप के अहम ठिकानों पर रूसी एजेंट्स ने हमले शुरू कर दिए हैं। पोलैंड के परमाणु शोध संस्थान से इस हमले की तस्वीरें आई हैं। यूरोपीय देशों की मदद से रूस पर यूक्रेन के सबोटाज हमलों और कमांडरों की हत्या का रूसी प्रतिशोध ऑपरेशन शुरू हो चुका है। दरअसल वॉर्सो के करीब ओटवोक के परमाणु शोध संस्थान में पहले धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने से धमाका हुआ और इस विस्फोट में संस्थान के 2 कर्मचारी घायल हो गए। धमाके के बाद रिसर्च फैसिलिटी बिल्डिंग में आग लग गई। आशंका है कि इस अहम संस्थान पर रूस ने सैबोटाज हमला कराया है। रूसी जमीन पर लगातार हमलों के बाद यूरोप के देशों में रूसी एजेंट सक्रिय हो चुके हैं। यूरोपीय देशों के अहम सामरिक ठिकानों पर हमले किए जाने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। रूसी कमांडरों की मौत का बदला लेने के लिए बड़े नेताओं की हत्या का षड्यंत्र किया जा रहा है। रूस के एजेंट यूरोप में अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे हैं, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप महासंग्राम का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रूस के अंडरग्राउंड साइलो आईसीबीएम मिसाइल सेंटरों पर बड़ी हलचल शुरू हो गई है। रूस की यार्स, टोपोल और सरमत मिसाइलों को वॉर ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। ये तस्वीरें रूस की तेकोवो सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटी ने जारी की हैं। यहां टोपोल मिसाइलों को साइलो में लोड किया जा रहा है। अंडरग्राउंड फैसिलिटी में मिसाइल फोर्सेस हमले की तैयारी का अभ्यास कर रही है। ऑरेशनिक के बाद रूस ने अपनी सबसे शक्तिशाली मिसाइलों को वॉर रेडी कर दिया है। अगर विदेशी हथियारों से यूक्रेन के बड़े हमले होते हैं तो रूस उन देशों को निशाना बना सकता है जो उसको मदद पहुंचा रहे हैं। रूस की इस विनाशक तैयारी को देखते हुए अमेरिका और यूरोप के देश स्पेशल अलर्ट पर हैं और युद्धक जखीरे को बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका ने यूरोप में एडवांस्ड लॉन्ग रेंज M270A2 MLRS की तैनाती शुरू कर दी है। पहली खेप जर्मनी में तैनात की गई है। जर्मनी अपने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मिसाइलें खरीद रहा है। रोमानिया 750 करोड़ रुपए की इन्फैंट्री गियर खरीद रहा है। पोलैंड में सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों की इस तैयारी का पुतिन ने बड़ा ही गर्वीले अंदाज में मखौल उड़ाते हुए अमेरिका को चुनौती दे दी है। पुतिन ने कहा है, नेटो EU मिलकर कीव में एक जगह चुने, उस जगह पर अपने सभी डिफेंस सिस्टम लगा दें, उसके बाद रूस हमला करेगा। रूस की ऑरेशनिक मिसाइल सटीक हमला करके दिखाएगी। पुतिन के विनाशक हथियारों का मुकाबला किसी देश के पास नहीं है, इसीलिए अमेरिका ने एक रणनीति अपनाई है। यूरोप में बढ़ती जंग की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने रूस के साथ कई संधियों को तोड़ने का ऐलान कर दिया है।
इसके पीछे बाइडेन प्रशासन की बड़ी रणनीति है। यूएस ने एबीएम यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, आईएनएफ यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस और ओपन स्काई संधि तोड़ दी है। अमेरिका के इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र नियंत्रण प्रतिबद्धता और समझौता टूट चुका है। रूस की रिपोर्ट है कि अमेरिका ने ज्यादा एडवांस्ड और विनाशकारी हथियार बनाने के लिए संधि तोड़ी है। जैसे जैसे बाइडेन की सत्ता के दिन ढल रहे हैं, यूरोप में सैन्य गतिविधियां तेज हो रही हैं। इनसे अमेरिका और रूस की जंग भड़कने के आसार बनते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त कि यूक्रेन के काखोवका में रूस का अटैक हुआ है। जानकारी है कि रूसी सेना का ओवित्जर तोप से हमला हुआ है और हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। ट्रंप के सत्ता संभालते ही रूस यूक्रेन की जंग में जो क्षेत्र टर्निंग पॉइंट बन सकता है वो कुर्स्क है, जिस पर बढ़त बनाकर ज़ेलेंस्की शांति समझौते में सौदेबाजी कर सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना यूक्रेनी फोर्स ने सोचा था, क्योंकि पुतिन ने न सिर्फ कुर्स्क की रणनीति बदल दी है बल्कि फ्रंट लाइन पर भी बदलाव करके यूक्रेन एक तीर से दो निशाने साध रहा है। पहला डोनबास रीजन से यूक्रेन की विदाई, तो दूसरा कुर्स्क के चक्रव्यूह में यूक्रेनी फोर्स को फांसना, और दोनों ही निशाने सटीक लगे हैं। आखिर कैसे यूक्रेन पर भारी पड़ी रूस की रणनीति, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कुर्स्क, रूस का वो क्षेत्र जिसकी कहानियां रूस का हर बच्चा ऐतिहासिक गौरव के रूप में सुनता है। सोवियत यूनियन के दौर में जिस क्षेत्र की जंग जीतने के लिए सबसे ज्यादा संख्या में टैंक इस्तेमाल हुए, वो क्षेत्र एक बार फिर विनाशक जंग का अखाड़ा बन गया है। यूक्रेन की सेना का इस क्षेत्र में दाखिल होना, रूस की सेना पर भारी पड़ना, बस्तियों पर कब्जा कर लेना और रूस का इस कार्रवाई को बर्दाश्त कर लेना सामान्य नहीं। बेशक ये यूक्रेन के लिए ट्रंप शासन के बाद सौदेबाजी का सबसे अहम क्षेत्र हो सकता है, लेकिन क्या पुतिन अपनी जमीन के लिए ज़ेलेंस्की को सौदेबाजी के स्तर तक जाने देंगे? ये तस्वीर बता रही है कि पुतिन ना तो इस क्षेत्र को यूक्रेनी फोर्स के कब्जे में रहने देना चाहते हैं और न ही कुर्स्क को लेकर वो किसी भी तरह की सौदेबाजी करेंगे। इसलिए इसी कुर्स्क को पुतिन यूक्रेनी फोर्स के लिए चक्रव्यूह बना रहे हैं। घातक हुई कुर्स्क की जंग, रूसी फोर्स ने खोला फ्रंट। आखिरकार जो अनुमान लगाया जा रहा था वो सच साबित हुआ। कुर्स्क की जंग में नया मोड़ आ गया है और जंग को नया मोड़ दिया है रूस की सेना ने, जिसका प्रमाण है कुर्स्क में बिखरे पड़े यूक्रेनी सेना के वो हथियार जिनके दम पर कुर्स्क में एंट्री हुई। ये वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि कुर्स्क में हमलावर यूक्रेनी सेना पर रूसी फोर्स ने घात लगाकर हमले किए, जिसमें नेटो के 3 बख्तरबंद वाहनों को ध्वस्त कर दिया गया और इसमें यूक्रेनी सैनिकों को भी नुकसान हुआ है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर यूक्रेनी फोर्स को मिले उस अब्राम्स टैंक की है, जिसे रूसी फोर्स ने कबाड़ में तब्दील कर दिया है। दावे के तहत यह हमला भी रूस ने एंटी टैंक मिसाइल से किया है, जिसमें यूक्रेनी सेना को भी नुकसान हुआ है।
ठीक ऐसा ही एक और वीडियो जारी किया गया है जिसमें दावा किया गया है कि रूसी फोर्स ने कुर्स्क में यूक्रेन के 30 से ज्यादा बख्तरबंद, 2 टैंक और करीब 28 दूसरी गाड़ियां नष्ट कर दी। यानी रूसी फोर्स अब कुर्स्क के उन क्षेत्रों को यूक्रेनी फोर्स से आजाद कराने के लिए जंग में उतर चुकी है जहां यूक्रेनी फोर्स बड़ी तादाद में विध्वंसक हथियारों के साथ तैनात है। लेकिन प्रश्न ये है कि अचानक रूसी फोर्स ने कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स को नष्ट करने का फैसला क्यों किया, जबकि यूक्रेनी फोर्स जिस समय कुर्स्क में दाखिल हुई थी उस समय इस तरह की कार्रवाई रूस ने नहीं की थी। इस प्रश्न का उत्तर है नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की विफलता। दरअसल कुर्स्क की जंग में नॉर्थ कोरिया के 11,000 सैनिक शामिल हुए थे, लेकिन नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को आधुनिक जंग लड़ने का अनुभव नहीं है। इसलिए कुर्स्क की जंग में नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को भारी नुकसान हुआ। खबर के अनुसार नॉर्थ कोरिया के सैन्य कमांडर की मौत जंग में हो गई है। इसके अलावा 200 से ज्यादा नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौत होने का भी दावा है। वहीं जंग में सैकड़ों घायल सैनिकों के अस्पताल में भर्ती होने की भी खबर है, जिसके बाद कुर्स्क में जंग लड़ने के लिए रूसी फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि इसके पहले नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को बैकअप देने के लिए रूसी फोर्स तैनात थी, लेकिन अब ये रणनीति बदल गई है। फ्रंट पर रूसी फोर्स आ चुकी है और बैकअप के लिए नॉर्थ कोरियाई सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। कुर्स्क की जंग में नया मोड़ आने की पुष्टि एक लीक हुई फोन कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए भी हुई है। इस रिकॉर्डिंग में मॉस्को की अस्पताल की नर्स और खार्किव में लड़ रहे उनके पति की रिकॉर्डिंग है। नर्स ने अपने पति को यह भी बताया कि नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की वजह से अस्पताल भर चुके हैं और नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की वजह से रूसी सैनिकों का इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है। यानी किम के लड़ाकों की कुर्स्क में खस्ता हालत की खबर सच्ची है, जिसके बाद रूसी फोर्स ने फ्रंट संभाल लिया है और इस बार जंग की रणनीति चक्रव्यूह की तरह दिख रही है। रूस की दोहरी रणनीति के तहत यूक्रेनी फोर्स का घेराव और फ्रंट लाइन पर तैनाती के लिए रूस ने सबसे पहले कोरोनिवस्की में तैनाती की। इस तैनाती की वजह है सुजानस्की में यूक्रेनी फोर्स का कब्जा, जिसके बाद दोहरी रणनीति के तहत ही रूस ने बेलोवस्की में फोर्स तैनात की। इसके बाद बोल्शे शोल्दस्की में भी रूसी फोर्स पहुंची। इवोस्की में भी रूसी फोर्स तैनात हो गई और खोमुतोवस्की में भी रूसी सेना ने कमान संभाल ली और ग्लूशोकोवस्की में भी तैनाती के साथ ही यूक्रेनी फोर्स का एक व्यू में घेराव हो गया, जिसके साथ ही नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस के लिए बैकअप बन गए। और ये फैसला तब लिया गया जब कुर्स्क में यूक्रेनी सेना नॉर्थ कोरियाई सैनिकों पर भारी पड़े, जिसमें करीब 200 नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौत हो गई और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के ही कई सैनिकों को अस्पताल में भर्ती किया गया। तो वहीं रूसी फोर्स के एक्टिव होने के बाद 190 बस्तियों को यूक्रेन के कब्जे से मुक्त कराया गया और इस संघर्ष में यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हुई और कई घायल हुए। इसके अलावा यूक्रेन की 20,000 आर्म्ड इन्फेंट्री भी नष्ट कर दी गई। दावे के तहत यूक्रेन को कुर्स्क में 19,500 आर्टिलरी का नुकसान हुआ है, तो वहीं 1500 रॉकेट लॉन्चर भी नष्ट हो गए हैं। इसका साफ मतलब है कि कुर्स्क की जंग खूनी हो चुकी है, ताकि इसी महीने कुर्स्क की जंग का अंत हो सके और इसकी पुष्टि भी की गई है। रूस के जनरल स्टाफ प्रमुख वालेरी गेरासिमोव के मुताबिक 2024 में रूसी सेना सभी निर्धारित काम पूरे कर लेगी। हम कुर्स्क में मौजूद यूक्रेनी सेना को इसी महीने खदेड़ देंगे। अब रूसी सेना जंग में अपनी प्राथमिकताएं तय कर चुकी है और जो तस्वीर इस समय पूर्वी यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर दिख रही है वो चौंका रही है। एक तरह से रूस की जमीन में दाखिल हुई यूक्रेनी फोर्स रूस के चक्रव्यूह में फंस चुकी है।
इसलिए यूक्रेनी फोर्स ने हाइमार्स और अब्राम्स को कुर्स्क की जमीन पर एक्टिवेट कर दिया है और रूसी फोर्स उन्हीं हथियारों को टारगेट कर रही है। ये वीडियो काखोकवा में नीपर बैटल ग्रुप ने जारी किया है, जिसमें D-30 हॉवित्जर ऑपरेटिंग ग्रुप ने यूक्रेनी सैनिकों की एक पूरी प्लाटून को नष्ट कर दिया। ये वीडियो ज़ैपेट ग्रुप ऑफ फोर्सेस ने जारी किया है, जिनके घातक ड्रोन ने डोनेट्स्क की एक बस्ती में छिपे यूक्रेनी फोर्स और उनके बख्तरबंद पर हमला किया और BTR-80 आर्मर्ड को नष्ट कर दिया। अब इस वीडियो को देखिए, जिसमें रूसी सेना के घातक इरादे पता चलते हैं। ठीक ऐसे ही खार्किव पर भी रूसी फोर्स ने आर्टिलरी से हमले किए, जिसमें यूक्रेनी फोर्स को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा यूक्रेन के ड्रोन हमलों को रोकने के लिए रूस ने भी स्पेशल ड्रोन बटालियन बना ली है, जिसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम जारी है और ये बटालियन यूक्रेनी हमलों से एनर्जी सेक्टर को सुरक्षित रखेगी। और इसकी जरूरत क्यों है, इसे इस वीडियो से समझिए। ये वीडियो Mi-8 के प्रदर्शन का है, जिसमें दावा किया गया है कि हेलीकॉप्टर ने रूस के शाहिद-1 ड्रोन को गिरा दिया। यानी रूस के ड्रोन पर संकट मंडरा रहा है और यूक्रेन के घातक ड्रोन्स के लिए खुला आसमान नजर आ रहा है, जिससे जंग के और ज्यादा विनाशकारी होने की आशंका बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जैसे सीरिया को दहलाया, वैसे ही यमन पर हमला किया। बेंजामिन नेतन्याहू का नया ब्लूप्रिंट सामने आया है, जिसमें वो एक एक करके इजराइल के तमाम दुश्मनों को खाक में मिला देना चाहते हैं। सीरिया में हमले के बाद यमन में मिसाइल स्ट्राइक करके हूती को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया। इस बार इजराइल ने सैन्य ठिकानों के साथ एनर्जी सेक्टर पर भी हमला किया, लेकिन हूती के खिलाफ ये युद्ध की शुरुआत है। बेंजामिन ने प्लान बनाया है कि वो तब तक हमला करते रहेंगे जब तक हूती के सारे ठिकाने नष्ट नहीं हो जाते। ये ठीक वैसा ही प्लान है जैसा हमास और हिजबुल्लाह पर हमला करने में अपनाया गया और फिर सीरिया में हिजबुल्लाह ठिकानों का सफाया किया गया। अब हूती का नंबर आया है, जिससे वो बैकफुट पर आ चुका है। अब आई यमन की बारी। बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सिर्फ गाजा, लेबनान और सीरिया काफी नहीं। उन्होंने ठान लिया है कि वो यमन को भी तबाह कर देंगे। क्योंकि यमन में हूती के बेस है, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह के। इसलिए इजराइल ने बीती रात इतना बारूद बरसाया, जब सुबह हुई तो कई हूती ठिकानों से निकलता धुआं तबाही की कहानी बता रहा था। बेंजामिन नेतन्याहू किस ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं, वो समझिए। गाजा में हमास का खात्मा करने के लिए IDF के सैनिक जुटे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह का दहन करने के लिए उत्तरी बॉर्डर से हमले किए जा रहे हैं। सीरिया में हिजबुल्लाह और इस्लामिक रेजिस्टेंस के ठिकानों को तबाह करने के लिए एयर स्ट्राइक की जा रही है। और अब यमन की बारी आई है, जहां हूती के सर्वनाश की कसम बेंजामिन ने खाई है। यमन में इससे बड़ा हमला अभी तक इजराइल ने नहीं किया था। लेकिन 24 घंटे पहले हूती ने इजराइल पर मिसाइलें दागकर उसे मौका दे दिया। फिर जो विध्वंसक खेल हुआ, उससे हूती को जबरदस्त नुकसान हुआ। यह हजीज पावर स्टेशन पर हमले की तस्वीरें हैं। हमला कितना बड़ा और भयंकर है, ये इन आग की लपटों से समझा जा सकता है। पूरा पावर स्टेशन जल गया। इजराइल ने हमले के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसके अलावा फाइटर जेट से भी बमबारी की।
यमन की राजधानी सना के दक्षिण में पड़ने वाले स्टेशन के तबाह होने से सना में अंधेरा हो गया। इसके अलावा सना के दूसरे इलाकों पर भी मिसाइल स्ट्राइक हुई। रात भर धमाके होते रहे, सना से विस्फोट की आवाजें आती रही। लोग दहशत में रहे क्योंकि एक के बाद एक कई मिसाइलों से हमला होता रहा। सुबह तक इसी तरह के हालात रहे। कई इलाकों में कई घंटों बाद आग बुझाई जा सकी। हुदैदा पोर्ट पर भी इजराइल ने हमला किया। हुदैदा से हूती लड़ाके लाल सागर में जाते हैं। वहां रॉकेट लॉन्चिंग साइट भी बनाई गई है, जिसे हमले में तबाह कर दिया गया। इजराइल ने पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल के साथ फाइटर जेट से भी बारूद बरसाया गया। इजराइल ने ठीक उसी पैटर्न से हमला किया जैसा उसने सीरिया में किया था। सीरिया में भी मिसाइल स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह ठिकानों को तबाह किया गया, जबकि यमन में हूती ठिकानों को ध्वस्त किया गया। इजराइल ने पिछले 48 घंटे में यमन और सीरिया दोनों जगहों पर हमले किए और ऐलान कर दिया कि इजराइल की सुरक्षा के लिए किसी भी देश में जाकर आईडीएफ तबाही मचा सकती है। ये सीधे तौर पर ईरानी प्रॉक्सी के लिए इजराइल का अल्टीमेटम। इजराइल के इतने विध्वंसक हमले की वजह समझ लीजिए। हूती ने कुछ घंटे पहले इजराइल पर मिसाइलें दागी। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि उसने सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। इस वीडियो को इजराइल ने जारी किया है, जिसमें कई मिसाइलें तेल अवीव के ऊपर दिख रही हैं। इसी दौरान आयरन डोम एक्टिव हो गया, सायरन बजने लगी। इजराइल ने कहा है कि उसने सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। हालांकि हूती ने दावा किया है कि उसने इजराइल में मिसाइलों से भारी तबाही मचाई है। इन हमलों का बदला लेने के लिए इजराइल ने कुछ ही घंटों में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे लग रहा है सीरिया के बाद युद्ध का एपिसेंटर यमन बन गया है। इसीलिए इजराइल यमन में एनर्जी सेक्टर पर हमले कर रहा है। साथ ही पोर्ट और हूती के मिलिट्री बेस भी उसके टारगेट पर है। हालांकि इस हमले में अमेरिका शामिल नहीं हुआ है, लेकिन जो हालात हैं उससे साफ है कि अगर हूती ने पलटवार किया तो अमेरिका युद्ध में उतर सकता है। वैसे भी टास्क फोर्स लगातार लाल सागर में कार्गो जहाजों पर हमले रोक रही है। इस बीच हूती की तरफ से बयान आया है, इजराइल के हमले पर हम प्रतिक्रिया जरूर करेंगे। अब हम इजराइल के पावर स्टेशन और ऑयल डिपो पर हमला करेंगे। ये सीधे युद्ध की शुरुआत है। यानी हूती हिजबुल्लाह की तरह लंबे युद्ध की तैयारी कर चुका है। इस दौरान हूती को हथियार और रसद ईरान और रूस से मिलती रहेगी। इसके लिए सूडान के पोर्ट पर रूस ने हाईटेक हथियार पहुंचा दिए हैं। ड्रोन की खेप पहुंचा भी दी है। इस पोर्ट को हूती के लड़ाके भी हमले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें लाल सागर की घेराबंदी सूडान और यमन दोनों तरफ से की जा सकती है। ईरान से पहले भी प्रॉक्सी गुटों को हथियार पहुंचते रहे हैं, लेकिन अब सूडान के लाल सागर से लगते पोर्ट को सैन्य ठिकाने में बदला जा रहा है, जिससे हूती की मदद की जा सके। अब ईरान ने एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी बनाया है, जिसे पहली बार दुनिया को दिखाया। इस जहाज के जरिए मिलिट्री इक्विपमेंट्स और सैनिक कहीं भी पहुंचाए जा सकते हैं। हो सकता है कि सूडान और यमन से रूस ईरान मिलकर हूती की मदद करें, जिससे लाल सागर पर संपूर्ण कब्जा हो सके और इजराइल पर लगातार हमले किए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन उस स्थिति में है जहां अमेरिका या नेटो और EU के देश अपना हाथ वापस खींचते हैं, तो फिर कीव तक रूस का कब्जा हो जाएगा। हालांकि जेलेंस्की को इसका अनुमान पहले से है, इसीलिए यूक्रेन में हथियार निर्माण की यूनिट लगाई गई है और अब इन्हीं यूनिट्स में बने हथियार दिखाए जा रहे हैं। लेकिन प्रश्न तकनीक पर है, वो यूक्रेन को कैसे मिली?
क्या सच में नए हथियार बन भी रहे हैं या फिर अमेरिकन हथियारों की रीब्रांडिंग करके नए हथियार दिखाए जा रहे हैं? जवाब इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा। रूस के खिलाफ यूक्रेन जंग को नया मोड़ दे रहा है। ये वही यूक्रेन है जो नेटो और ईयू के देशों के हथियारों पर निर्भर है। ये वही यूक्रेन की जमीन है जिसे रूस ने अपने नए हथियारों की टेस्टिंग साइट बनाकर रखा है। पर अब यूक्रेन उस स्थिति में पहुंच गया है जहां बिना मदद के भी यूक्रेनी फोर्स रूस का मुकाबला कर सकती है। जंग में नए हथियार यूक्रेन में हुए तैयार। रूस और यूक्रेन के युद्ध में अब तक जिन घातक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, उसके मुकाबले यूक्रेन ने और ज्यादा घातक हथियारों की नुमाइश कर दी है। ये हथियार है लेजर। रूस की नई टेंशन, यूक्रेनी ट्राइडेंट वेपन। और अगर ये सच है तो फिर यूक्रेन की जंग में रूस के लिए सबसे बड़ी टेंशन ने जन्म ले लिया है, जिसे यूक्रेन ने ट्राइजुब नाम दिया है। लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन ने इस हथियार का नाम ट्राइजुब क्यों रखा? क्या ये यूक्रेन में ही निर्मित हथियार है? क्या यूक्रेन अब आगे की जंग अपने दम पर लड़ना चाहता है? इन सवालों का जवाब निकट भविष्य में छिपा है। दरअसल ट्रंप के शासन में यूक्रेन को मदद की उम्मीद कम है, इसलिए यूक्रेन ने नए हथियार बनाने पर जोर दिया है और अब इन हथियारों का यूक्रेन ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर यूक्रेन को घातक हथियारों की तकनीक मिली कैसे? जवाब है नेटो के हथियारों की रीब्रांडिंग, यानी अमेरिका की वो छोटे हथियार जिन्हें नाम बदलकर यूक्रेन को टेस्ट करने के लिए दिए गए हैं। और ये सिद्ध होता है हथियार की क्षमता के आकलन से। ट्राइडेंट लेजर वेपन 2 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई पर टारगेट गिरा सकता है। ये हथियार ब्रिटेन के ड्रैगन फायर वेपन की तरह ही काम करता है, जबकि ब्रिटेन 2027 तक ड्रैगन फायर वेपन यूक्रेन को देने वाला था। ये लेजर हथियार 50 किलोवाट की बीम से हमला करने में सक्षम है, यानी ब्रिटेन के हथियार की तरह ही यूक्रेन का ट्राइबुज 3000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की गर्मी का उत्सर्जन करता है, जो हवाई हमला करने वाले कई हथियारों के लिए घातक है। वहीं यूक्रेन के नए हथियार कुछ और संकेत भी दे रहे हैं। यूक्रेन ने ग्रे विडो 1 कामिकाज़े ड्रोन का भी निर्माण किया है। ये ड्रोन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हैं। इसे मैट्रिस 300 रिपीटर ड्रोन के साथ जोड़ा भी जा सकता है। इसके अलावा यूक्रेन ने लंबी दूरी के हथियार निर्माण करने का भी दावा किया है, जिसमें पालियानिसिया ड्रोन का नाम प्रमुखता से जोड़ा जा रहा है। इसी पालियानिसिया ड्रोन से यूक्रेन ने रूस पर भी हमला किया है, जिसकी उड़ान क्षमता 700 किलोमीटर तक बताई गई है। जिससे पता चलता है कि यूक्रेन हथियार निर्माण में जुटा है और कई हथियार रीब्रांडिंग के साथ इस्तेमाल भी कर रहा है। वो भी तब जब जर्मनी ने यूक्रेन को हथियार निर्यात दोगुना किया है और वर्ल्ड बैंक से यूक्रेन के लिए पैकेज भी स्वीकृत हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सीरिया में असद के भागने के बाद अंतरिम सरकार आ चुकी है, लेकिन अब भी संकट खत्म नहीं हुआ है। अब सीरिया पर कब्जे के लिए तुर्की और इजराइल कोशिश कर रहे हैं। इजराइल गोलन हाइट्स का विस्तार करना चाहता है, जबकि तुर्की PKK के कब्जे वाले इलाके में अपनी सेना भेज रहा है। तुर्की को अब रूस का साथ मिल गया है, जिससे अमेरिका का दबदबा खत्म किया जा सके। इसके लिए बैकडोर से HTS सरकार से बातचीत करने और रूस साथ ही साथ तुर्की दोनों ही लगे हुए हैं। और इसी बीच रूस ने अपने खमेमी मिलिट्री बेस से हथियार लीबिया पहुंचा दिए। आखिर इसके पीछे रणनीति क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
इजराइल के विध्वंसक हमले जारी हैं, बारूदी जलजला आया हुआ है। ये अलेप्पो पर हमले की तस्वीरें हैं, जिसमें इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि कई घंटे तक आग लगी रही। इजराइल ने लेबनान सीरिया बॉर्डर पर भी बम बरसाए हैं, जिससे हिजब लड़ाकों का खात्मा किया जा सके। सीरिया में हालात अभी भी खौफनाक बने हुए हैं। सड़कों पर इजराइल ने टैंक भी उतार दिए हैं, जिससे गोलन हाइट्स का विस्तार किया जा सके। इजराइल दक्षिणी सीरिया में हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ तुर्की ने उत्तरी सीरियाई बॉर्डर पर कोहराम मचाया हुआ है। दरअसल दोनों अलग अलग इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं। इसमें इजराइल का साथ अमेरिका दे रहा है, तो रूस तुर्की के साथ है। लेकिन कब्जा जमाने के लिए इजराइल और तुर्की आपस में भिड़ गए हैं, क्योंकि दोनों ही सीरिया की अंतिम सरकार से संधि करना चाहते हैं। इसलिए एक दूसरे के खिलाफ एचटीएस को भड़काया जा रहा है। नई सरकार में पैठ बनाकर अपने बॉर्डर से लगती जमीन पर कब्जा करने की तैयारी है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। रूस अपने सैन्य बेस सीरिया में बनाए रखने में कामयाब नहीं हो पाया। उसने बैकडोर से एचटीएस से बात भी की थी। अब रूस अपने हथियार और बेस लीबिया शिफ्ट कर रहा है। ये उसी का वीडियो है। अब रूसी सैन्य बेस सीरिया में खाली पड़े हैं। रूस ने डिफेंस सिस्टम और दूसरे हाईटेक हथियार सीरिया से भूमध्य सागर होते हुए लीबिया पहुंचा दिए हैं, जबकि कुछ हथियार और फाइटर जेट खमेमिम एयरबेस से टार्टस एयरबेस शिफ्ट कर दिए गए हैं। इसकी सैटेलाइट इमेज भी सामने है, जिसमें खमेमिम एयरबेस पर कम हथियार हैं, जो टार्टस पर तैनात कर दिए गए हैं। दरअसल इसके पीछे रूस की प्लानिंग है कि वो लीबिया से अफ्रीका और मध्य पूर्व दोनों जगह निगरानी रख सकता है, साथ ही सूडान के जरिए यमन तक मदद पहुंचा पाएगा। इसके अलावा लीबिया में रूस समर्थित सरकार है, जिसके जरिए वो सीरिया में असद समर्थकों को मदद पहुंचाता रहेगा। वैसे भी सीरिया में तुर्की रूस साथ हैं, जो अमेरिका का दबदबा कम करने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया के कई देशों में इस वक्त ऐसे अभेद्य बंकर बनाए जा रहे हैं जो परमाणु हमले से बचा सके। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और फ्रांस तक रईस और वीवीआईपी लोग अंडरग्राउंड एटमी बंकर का निर्माण करा रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर दुनिया में परमाणु बंकर की डिमांड क्यों बढ़ गई है? क्या परमाणु युद्ध बहुत निकट आ गया है? ये न्यूक्लियर बंकर की तस्वीर है। दावा किया जाता है कि ये परमाणु हमले से बचाता है। इस वक्त दुनिया में परमाणु बंकर की डिमांड बहुत बढ़ गई है। कई देश, तमाम उद्योगपति और बड़े लोग इस तरह का एटमी बंकर बनवा रहे हैं। परमाणु बंकर बनाने वाली कंपनियों को बड़े पैमाने पर ऑर्डर मिल रहे हैं। न्यूक्लियर बंकर की डिमांड तब बढ़ गई जब फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी यानी फेमा ने 100 पन्नों की रिपोर्ट जारी कर कहा कि ये बंकर एटमी हमले से नहीं बचा पाएंगे। इस रिपोर्ट के बाद भी अमेरिका समेत कई देशों में लोग प्राइवेट न्यूक्लियर बंकर तैयार कर रहे हैं। ऐसे बंकर में सोने की व्यवस्था है, बाथरूम, किचन, बिजली, पानी की व्यवस्था है। दुनिया भर में अब इसी तरह के प्राइवेट बंकर की मांग बढ़ गई है। ये डिमांड इसलिए बढ़ गई है क्योंकि दुनिया इस वक्त परमाणु विनाश के दरवाजे पर खड़ी है। अरब में ईरान और इजराइल में जंग के आसार हैं। दोनों ही देशों को लेकर IAEA कह चुका है कि दोनों के पास परमाणु बम हैं। ऐसे में दोनों देश एटमी हमले का रास्ता अपना सकते हैं।
उधर अगर दिसंबर में रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया तो सरेंडर कराने के लिए रूस यूक्रेन में टैक्टिकल परमाणु बमों से विस्फोट कर सकता है। जबकि यूक्रेन रूस के परमाणु पावर प्लांट को टारगेट कर एटमी तबाही मचा सकता है। दो फ्रंट पर परमाणु युद्ध की संभावना को देखते हुए दुनिया में परमाणु बंकर की मांग बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।